शंकर, शंकर। अरे कौन है भाई? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। शंकर। राजेश, 3 दिन से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। शीला, शीला देखो तो, राजेश आ गए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। 3 दिन से तो एक आदमी का खाना मैं ज्यादा ही बना रही थी। इस समय कौन सी ट्रेन से आए? ट्रेन, वो तो लाइन ही टूट गई। मैं तो नाव से आया हूँ, उसमें भी डूबते डूबते बचकर। क्या इस बाढ़ में आप नदी पार करके आए हैं? आप तो सचमुच में वैसे ही हैं जैसे ये बताते थे। क्यों शंकर, क्या बताते थे भाभी से? तुम्हारी भाभी तो तुम्हें देखने को ऐसे बेचैन थी जैसे बच्चे अजूबे को, और आपको भी नदी से उतना ही प्रेम है। बताइए भला, नदी के रास्ते से आए हैं। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। ठीक है। 2 साल से आने को सोच रहा था, लेकिन जब से कॉलेज छूटा तुमसे मिलना ही मुश्किल हो गया। अरे मैं तो कॉन्वोकेशन में भी इसीलिए गया था, मगर तुम वहां भी गायब हो। क्या करूं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। इन 2 सालों में जिंदगी मुझे कहां से कहां ले आई है, और इस समय भी इतना बेचैन होकर भागा हूं जैसे मन पर हजारों हथौड़े एक साथ चलते हो। क्या करूं, आग के बिस्तर पर न इस करवट चैन न उस करवट। क्यों? आखिर ये क्या हो गया है तुम्हें? न ठहाके न लतीफे, जाने कहां की निराशा लाद ली है। अच्छा अब बैठो तो सही। नहीं, मैं यही ठीक हूं। तुम समझते क्यों नहीं शंकर, मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे नस नस में लाखों तूफान घुट रहे हो और उनके बहने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, जैसे मेरी आत्मा का रेशा रेशा बिखर रहा हो। लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों मैं जी रहा हूं। क्या मतलब है मेरी जिंदगी का? तुम ऐसे हो जाओगे राजेश, ये मैं कभी नहीं सोच सकता था। इमोशनल मैं था, मुझे तो जिंदगी ने बदल कर रख दिया। मगर तुम जो अपने मन को इतना बांध कर रखते थे। हाँ शंकर, लेकिन मन की नदी का बांध टूट ही गया, और फिर तो इतनी भयानक बाढ़ आई, न जाने कितनी मान्यताएं टूट गई, कितने संस्कार उखड़ गए, और धार इतनी तेज थी कि मेरे पैरों तले जमीन तक बह गई। बाबूजी, नदी भवानी के भीख मिले। अच्छा, अभी लाती हूँ। ये क्या है? चना है। ये लोग हर घर से चने की भीख मांगते हैं। क्यों? बकरे को खिलाएंगे। नदी बड़ी है ना, इस सब बकरे को किनारे पर ले जाकर उसकी बलि चढ़ाएंगे और उसके ताजे खून को नदी के जल पर छिड़केंगे, तभी नदी घटेगी। ये सच है शंकर? हाँ, पहले तो हमें भी यकीन नहीं था, मगर अब कई साल तक अपनी आंख से देख चुके हैं। लेकिन कभी कभी तो इससे भी पानी नहीं घटता राजेश बाबू। फिर देवी के मंदिर तक पानी चढ़ जाता है और कस्बे का कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है, तभी नदी घटती है। सच? और क्या, 2 साल पहले एक पागल डूबकर मर गया था। और फिर पिछले साल तो एक औरत ने खुदकुशी कर ली और उसके डूबते ही नदी का पानी कम हो गया। आप लोग चाय यहीं पियेंगे? नहीं, अंदर मेज पर लगा दो। क्या हुआ राजेश, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूं कि लोग कितनी खुशी से एक मासूम बेजुबान जानवर को अपना शिकार बनाकर उसकी बलि देने जा रहे हैं। ठीक इसी तरह
जिस तरह जिंदगी ने मुझे अपना शिकार बनाकर रखा है और मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मरूंगा नहीं। आसपास का माहौल कुछ बेहतर हो जाए, इसलिए सोचा कि यहां आकर कुछ फ्रेश फील करूंगा। लेकिन जिंदगी तो सब जगह एक सी है शंकर, मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे मौत का शिकंजा हर वक्त मेरे खून का प्यासा है और मेरी जान लेना चाहता है। मैं मरना नहीं चाहता हूं शंकर, मैं मरना नहीं चाहता हूं। पागल हो गए हो राजेश, ये कैसी बातें करने लगे? सब ठीक हो जाएगा भाई, तुम परेशान मत हो। आखिर मुझे बताओगे तुम्हारे साथ हुआ क्या है? बताऊंगा बताऊंगा, पहले मुझे कुछ दिन चैन से आराम करने दो। खूब आराम करो, किताबें पढ़ो, यहाँ बहुत सी किताबें। और वैसे भी तुम्हें किताबें पढ़ने का कितना शौक है? हाँ, किताबें तो हैं, लेकिन ये पाउडर का डिब्बा भी तो है। ये तुम्हारी किताबें हैं? नहीं, पद्मा की। और ये फोटो? ये फोटो भी पद्मा की, मेरी छोटी साली अभी कुछ दिनों से शीला के पास आई। शीला, हाँ, अरे पद्मा कहाँ गई है भाई? वहीं गई है डॉक्टर साहब के यहाँ। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कक्कड़, यही पास में रहते हैं। अक्सर उन्हीं के यहाँ चली जाती है। अब वैसे भी दिन भर अकेले घर में करेगी क्या, मगर अब तुम आ गए हो, तुम्हारे साथ ही माथे पच्ची करेगी। चलो चाय तैयार है, लेकिन पद्मा नहीं आई अब तक, पता नहीं कब आएगी। अब आ ही रही होगी। मैं तो कहता हूँ कर ही दो इन दोनों की शादी। मुझे भी उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और कल मैंने चाचा जी को भी लिख दिया है। अब चले, चाय ठंडी हो रही है। चलिए आइए। राजेश, हाँ, अरे पद्मा, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारी बातें। तुम्हें तो मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं होता। वो सब छोड़ो, जानते हो दीदी और जीना जी आज स्टेशन गए हैं अपने एक दोस्त को रिसीव करने। मैंने तो सुना है कि बहुत बड़े लेखक हैं। देखकर, लेकिन मुझे देर होगी। आज बाढ़ रिलीफ कमेटी की मीटिंग है और मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। करते क्या हो तुम लोग वहाँ? अरे करेंगे क्या पद्मा, बाढ़ पीड़ितों की मदद। जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें निकालना। तुम तो खूब निकालते होगे, थोड़े से पानी में तो उतरा नहीं जाता। तुम क्या किसी को बाढ़ से निकालोगे? तुम्हें तो मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं होता। आज भी भरी नदी में कूद जाऊं तो डूब नहीं सकता। और अगर कोई ऐसी धार में उलझा हो कि डूबे बिना उसे बचाया ही ना जा सके तो क्या करोगे? अरे डूब भी जाऊंगा तो बचाऊंगा किसे? तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो। यही तो तुम नहीं समझते डॉक्टर साहब, कि डूबे बिना तुम बचा ही नहीं सकते किसे? किसी को भी, जैसे मुझे। तुम और तुम्हारी लिटरेचर। मुझे भी लिटरेचर पढ़ाओ। अब डॉक्टरी पढ़ने में तो इतना नुकसान है, अब लिटरेचर पढ़ लूंगा, कम से कम तुमसे बात तो कर सकूंगा। अरे ये मेरी फोटो किसने उल्टी रख दी? और ये सामान किसका है? राजेश वर्मा। अरे आ गए ये लोग। राजेश्वर, क्या शंकर भी आए हैं? तो एक काम करता हूँ, उनसे भी फ्लैट डील का चंदा ले लेता हूँ, फिर यहीं से ऑफिस चले जाऊँ। अरे बैठो भी, हमारे पास 1 मिनट भी बैठना तुम्हें बड़ा भारी पड़ता है। अरे मुझे लेट हो रहा है भाई। हमसे चंदा नहीं मांगा तुमने? तुमसे चंदा नहीं, मदद मांगूंगा। बहुत सी औरतें बेघर हो गई पद्मा, उन्हें मदद की जरूरत है। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम सबकी हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। पद्मा, अच्छा वो सब छोड़ो तुम। तुम्हें पता है कल दीदी ने चाचा जी को तुम्हारे बारे में चिट्ठी लिखी है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन
हम लोग सारस्वत हैं और तुम लोग कक्कड़। ये सच है पद्मा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और एक दूसरे की कमी पूरी करेंगे। हाँ, जैसे मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कवियों से और लेखकों से मुझे बहुत डर लगता है। डर? अरे पद्मा, कविताएं तो मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत साल पहले मैंने भी सोचा था कि कविता लिखूं, लेकिन उससे मेरे काम पर असर पड़ने लगा और फिर तुम मिल गई। मैं तो कहता हूँ शंकर, इंसान को पत्थर हो जाना चाहिए ताकि उस पर जीवन की किसी भी परिस्थिति का कोई भी असर ना पड़े। ना कोई डर हो, ना दर्द और ना कोई तकलीफ। कभी कभी सोचता हूं कि इस जिंदगी से मैं अपनी सारी तकलीफों का बदला ले डालूं, लेकिन प्यार ने मुझसे तो ये हिम्मत भी छीनी। क्या प्रेम आपको इतना कमजोर बना देता है कि आप में हिलने तक की शक्ति ना बचे? मैंने जिसे ईश्वर से बढ़कर चाहा था, वो आज मेरे पास नहीं है। मेरा सब कुछ तो छिन गया शंकर। मैं किसके लिए जिंदा रहूं? क्या मतलब है मेरी जिंदगी का? लेकिन फिर सोचता हूं, क्या करूं? ठीक है, आज कामिनी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपना जीवन उसके लिए क्यों खत्म कर दूं जिसे रत्ती भर कभी फर्क नहीं पड़ता मुझसे अलग होकर। अरे आ गए तुम लोग? जी। हाँ, तुम्हारा परिचय क्या? ये है राजेश। इनके बारे में तो तुम लोग सुन ही चुके हो। और राजेश, ये है मेरी साली पद्मा, और ये मेरे दोस्त डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कक्कड़। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं ऐसा आदमी तो नहीं जिससे मिलकर किसी को खुशी हो डॉक्टर। अरे ये इसलिए खुश हैं कि इन्हें एक मरीज और मिला। अच्छा, आ गए तुम लोग? भाभी, हाँ आज आपसे कुछ वसूल ले आए हैं। हाँ, बताओ कृष्णा भैया। देखो, ये क्या है भाई? कुछ हमें भी मालूम होगा। ब्लड रिलीफ का चंदा है भैया। कुछ आप? जब इंसान के सामने उसके जिंदगी की दिशाएं धुंधली पड़ जाएं, जब वो अपने जिंदगी के सही सही मायने ना खोज सके, तो उसका जिंदा रहना कायरता है। उसे मर जाना चाहिए। आई एम सॉरी। काहे का चंदा? ब्लड रिलीफ। क्यों? अरे क्यों क्या? इसमें हम बाढ़ पीड़ितों को बचाएंगे। क्यों बचाएंगे उन्हें? अरे अरे भाई, तो क्या उन्हें मरने दिया जाए? बेशक। कितनी अजीब बात नहीं है? हम घास फूस जैसी बेजान चीजों को बह जाने देते हैं और इंसानों को बचाने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, जबकि ये इंसान तो कीड़ों से भी बदतर है, हर जगह स्वार्थ से भरे। इनका जिंदा रहना दुनिया के लिए अभिशाप है। तो क्यों नहीं फिर इन्हें मरने दिया जाए? मैं तो कहता हूं, इस दुनिया से हमारा अस्तित्व मिट जाए तो ही बेहतर होगा। सब बकवास है। जो आप कह रहे हैं वो क्या कम बकवास है डॉक्टर साहब? अब उस बलि के बकरे को ही देखिए। ये हमारा स्वार्थ नहीं तो और क्या है? हम अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम बेजुबान जानवर को मार डालते हैं। हमारे दो चेहरे हैं, एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, जिसमें हम कितना अच्छा दिखाते हैं खुद को, और दूसरा वो जो हम असलियत में होते हैं, झूठ और फरेब से भरे। जिंदगी भी ठीक इसी तरह है, जहां हम अपने झूठ
और फरेब को हमेशा ढकने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए कहता हूं, ये इंसान इतना बड़ा धोखेबाज है कि उसे जीने का कोई हक नहीं है। अरे छोड़ो ये सब बातें, लाओ मैं इनके नाम से चंदा लेती हूँ। देखा, स्वार्थी हो तुम सब। मैंने तुम सबके सामने जिंदगी और इसकी बेरहमी का सच खोलकर रख दिया, लेकिन तुम सब मैं नहाने जा रहा हूं। एक आग सी लगी है मुझ में। कृष्णा, जी, कल इन्हें एग्जामिन करो जरा, देखो तो क्या परेशानी है। वैसे ये बहुत बड़े लेखक हैं। तभी तभी ये न्यूरोटिक है। क्या मतलब? मानसिक रोग है शंकर भैया। रोग नहीं, बहुत गहरी बातें करते हैं। मैं तो जैसे बह गई थी। अच्छा, शंकर भैया, इनका खास ख्याल रखिएगा। हो सकता है ये खुद को नुकसान पहुंचा ले और सुसाइडल भी हो। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे सुनो सुनो, जल्दी अंदर आओ। देखो इन्हें क्या हो गया। क्या हुआ राजेश? अंदर आओ। क्या हुआ? देखो, पता नहीं क्या हुआ राजेश? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ राजेश? अच्छा पद्मा, ये जो किताब तुम पढ़ रही हो, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी? ये कहानी मैं पहले भी एक बार पढ़ चुकी हूँ। आज तो बस आपको सुनाने के लिए पढ़ रही थी। लेकिन जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तो मुझे इसका नायक बहुत अच्छा लगा। जानते हैं, वो एकदम आपकी तरह है। कितने प्यार से, सम्मान से अपनी प्रेमिका से बातें करता है। और इस कहानी का अंत भी इतना सुखद है। बस इसी वजह से मुझे पूरी कहानी ही बहुत अच्छी। अरे कृष्णा, तुम इस वक्त यहाँ? इस वक्त तो तुम अपने क्लिनिक में होते हो ना? मैं ये दवाइयाँ लेके आया था। दवाइयाँ तो मैं कल ले आई थी, तुमने फालतू ही तकलीफ की। कोई बात नहीं। अच्छा बैठो, मुझे एक गिलास पानी दो। पानी देती हूँ। पहले इधर देखो, तुम्हें ये किताब याद है? मैंने तुमसे पढ़ने के लिए कही थी। आज मैं फिर इसे पढ़ रही थी, राजेश बाबू को सुनाने के लिए। और मैंने ध्यान दिया कि इसका नायक तो एकदम राजेश बाबू जैसा है। लेकिन तुमने कहाँ पढ़ी होगी? भूल गया हूँ, फिर कभी पढ़ लूँ। अरे अच्छा, मुझे एक रुकिए, गिलास- मैं पानी लेके आ रही हूँ। पद्मा, अरे रुकिए। ठीक है, वो हो गया। वैसे कृष्णा, पद्मा ठीक कह रही थी। तुम्हें उस किताब को पढ़ना चाहिए। उस किताब में प्रेम की परिभाषा काफी अच्छी तरीके से लिखी है। शायद प्यार को लेके मेरी समझ आप दोनों जितनी नहीं है, लेकिन मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ पद्मा है। जितना प्यार मैं उससे करता हूँ मेरे लिए काफी है। और मुझे प्यार को समझने के लिए किसी मामूली किताब की जरूरत नहीं। और आपको तो पता ही होगा कि हमारी शादी होने वाली है। ये लीजिए पानी। ध्यान रखा
करिए अपना। हाँ, हम्म? मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें वो बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए जाना है। हाँ लेकिन मैं तो नहीं जा पाऊंगी। देखो पद्मा, वहाँ कई औरतों को तुम्हारी जरूरत है। हाँ देखो कृष्णा, मैं जानती देखो हूँ। पद्मा, सुनो, मैं जानती हूँ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाना जरूरी है, लेकिन आज मेरा यहाँ रहना उससे ज्यादा जरूरी है। घर पे भी कोई नहीं है, फिर राजेश बाबू को कौन देखेगा, और उनकी दवाइयों का, खाने पीने का सबका ख्याल मैं ही रखती हूँ। वो अकेले कैसे मैनेज करेंगे बताओ? पद्मा, मैं मैनेज कर लूंगा। ऐसे कैसे मैनेज कर लेंगे? पद्मा तुम जाओ। मुझे नहीं पता था कि आपको अपनी दवाइयाँ कब और कैसे लेनी, इसका भी ख्याल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। मुझे लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं चलता हूँ। कृष्णा, कृष्णा सुनो तो। कृष्णा, कृष्णा। शंकर भैया आइए। शंकर भैया, अब इनकी हालत में काफी जुल्म है। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें आके दे दीजिए। ठीक है कृष्णा, वो पर्चा मुझे दे देना, मैं मार्केट से ले आऊँ। कैसी तबीयत है उनकी? अब काफी बेहतर है। 10 दिनों में आधा मर्ज तो ठीक हो ही गया। अरे, इसका सहरा तो पद्मा के सिर बनना चाहिए। इसने दिन रात एक कर दिया कृष्णा, और मैं तो नहीं सोच सकता था ये किसी की इतनी सेवा कर सकती है। इतनी तारीफ मत कीजिए जीजाजी, नजर लग जाएगी। कृष्णा, तुमने कुछ और एनालाइज किया? बताता हूँ। शंकर भैया, आप प्लीज उन्हें इस रूम में ले जाइए। यहाँ का माहौल बेहतर है। ठीक है कृष्णा। अरे बता के जाओ। डॉक्टर से ज्यादा तो तुम इंटरेस्टेड हो हमारी इसके बारे में जानने में। बोली ना बोला करो, तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, ये मैं नहीं जानती। और तुम ऐसी हो, ये मैं भी नहीं जानता था। इन 10 दिनों में तो हमारी जिंदगी ही बदल गई है। अब तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो न्यूरोटिक सुसाइडल आदमी तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया है पद्मा। इस तरह की बातें सुनने की आदी नहीं हूं मैं। तुम्हारे लिए वो जो कुछ भी हो, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। प्यार करती हो, बोलो ना। हो तो लड़की, बदलने में देर कहाँ लगती है। हो तो लड़के ही, अधिकार की प्यास जाएगी तो नहीं। अभी से ये हाल है, शादी हो गई होती तो पता नहीं क्या करती। नाराज हो गए क्या कृष्णा? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं क्या करूँ? जिस दिन से मैंने उनके मन के दर्द को जाना है, उस दिन से जैसे उन्होंने मेरे मन को बांध सा लिया है। ऐसे लगता है जैसे उनका दर्द मेरे सारे प्रेम से बड़ा हो। ऐसे में अगर वो दर्द मैं जरा सा भी बांट सकूं, तो मेरा सारा जीवन सार्थक है। अरे मैं उनसे प्यार नहीं करती कि आंखों में इतनी अंधेरी गहराइयां हैं जिनमें झांकते हुए भी मुझे डर लगता है। मुझे माफ कर दो कृष्णा। देखो, वैसे भी कुछ दिनों में वो यहाँ से चले जाएंगे, बस तब तक उनकी देखभाल कर लेने दो। मुझे लगता है कि देखो पद्मा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन ये सच है कि मैंने जिंदगी में जो कुछ पाया उसकी वजह सिर्फ तुम।
तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरा मन भर आता है। तो मैं क्या करूं? काश कि तुम समझ पाती कि वो इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि वो किसी लड़की को चाहते हैं, तो उन्हें वो मिल नहीं अरे, सकती। उनके बारे में ऐसी बातें नहीं बोलो। तुम्हारे ऐसा कहने से वो महान नहीं बन जाएंगे। बेवकूफ मत समझो मुझे। जिंदगी को देखने का उनका अपना एक नजरिया है। उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो हमेशा बहुत परेशान रहते हैं। इतनी गहराई से सोचते हैं और इन्हीं सब वजहों से परेशान होकर वो जीना नहीं चाहते। लेकिन तुम नहीं समझ सकते। तुम तो समझती हो। हाँ, समझती हूँ। तुम्हारे इस तरह कहने से मैं डर नहीं जाऊंगी। तुम उनके पैरों की धूल भी नहीं। तुम कभी उनकी तरह नहीं सोच सकते। भगवान न करे कि मैं उनकी तरह सोचूं। एक लड़की जो कभी भी बदल जाती है, मैं उसके लिए मरने तो नहीं जाता। आओ राजेश, आराम से। तुम यहाँ पद्मा, अंदर से चादर लाना। शीला, हाँ, मेरा पर्स देना जरा। अभी आती हूँ। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है बस। मेरी वजह से। अगर किसी पर सबसे ज्यादा मेहनत पड़ी है तो इन पर। मुर्दे को लोग मरने भी तो नहीं देते। मरे आपके दुश्मन। आप मर गए तो हमारे जीजा जी विधवा नहीं हो जाएंगे। ये लीजिए। अच्छा राजेश, तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ। हाँ। अरे भाभी, बैठिए ना। बहुत सारा काम पड़ा है, बाद में बैठ। अरे बैठो ना, बहुत सारा काम है पद्मा। थोड़ी देर बैठो, काम हो जाएगा। राजेश बाबू, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। देखिए, आप भी शादी कर लीजिए। इस तरह ये सब तो हर एक की जिंदगी में होता है। शादी कर लेंगे तो बिखरा हुआ मन भी बच जाएगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माफ करना भाभी, क्या इतना प्रायश्चित काफी नहीं है? अरे ठीक तो है, कर लीजिए ना शादी। इतना डरते क्यों हैं? डरते क्यों है? अच्छा भाभी, अगर आप बुरा नहीं मानेंगी तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैंने कहीं पढ़ा था कि अफ्रीका में एक नरभक्षी पेड़ होता है। जब कोई उसके नजदीक जाता है तो उसके पत्ते झपट कर उसे लपेट लेते हैं। फिर उसके जहरीले रेशमी कांटे बूंद बूंद खून चूसकर हड्डियां फेंक देते हैं। औरत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। किसी भी जीनियस आदमी को देखते ही वो अपनी बाहों में कस लेती है और धीरे धीरे उसे खत्म कर देती है। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं आपके दोस्त का व्यक्तित्व मैंने खत्म कर दिया है? अरे जाइए जनाब, मैं ना होती अरे तो... दीदी, वो जीनियस आदमी की बात कर रहे हैं। जीजा जी कहाँ के जीनियस हैं? तो ये किसी जीनियस लड़की से शादी कर ले। वाह भाभी वाह, जीनियस और लड़की, ये कहाँ पॉसिबल है? औरत कभी जीनियस हो ही नहीं सकती। के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अच्छा देखिए, ये है पद्मा और वो मेज पर इनकी किताबें रखी हैं। लेकिन किताबों के ऊपर क्या रखा है? पाउडर का डिब्बा। ओहो, दाल जल गई, मैं अभी आती हूँ।
ये क्या? मैंने तो ऐसे कह दिया था। मैं क्या आपको समझता नहीं हूँ? समझते हैं, खूब समझते हैं आप। जहां नारी दुर्बल है वहां उसे गाली दे लीजिए, लेकिन जहां वो ममता देती है, अपना सब कुछ दे देती है, वहां भी आप लोग कहने से नहीं चूकते। गलत समझ रही हैं आप पद्मा जी। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आपने तो मेरी जान बचाई है। ये आप करके बात मत किया कीजिए मुझसे। और तुम इतने हद से बात मत किया करो मुझसे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये दिखा नहीं, ध्यान नहीं। तुम नहीं जानती कि प्रेम न मिलने से मन में घाव हो जाता है, जो दोबारा प्रेम मिलने से बुरी तरह कसक उठता है। तुम तुम क्यों इतना अपनापन बढ़ा रही हो मुझसे? पता नहीं क्यों, मैं खुद नहीं जानती मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप में नहीं हूँ। ये ठीक बात नहीं है। जानती हूँ ये गलत बात है, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ सकते कि आप मेरे लिए क्या हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी को नए मायने मिल गए हों। कोई छाया थी जो मेरे सपने में आती थी। मैं आवाज लगाती थी और वो गायब हो जाती थी। आपसे मिलने के बाद लगता है जैसे वो छाया आप ही थे। ये क्या कह रही हो पद्मा? कह लेने दीजिए, फिर नहीं कहूंगी, लेकिन जो कुछ भी कह रही हूँ वो एकदम सच है। अब तक मैं जिन कविताओं को पढ़ती थी, आपसे मिलने के बाद उनका मतलब समझ पाई। आप खुद नहीं जानते कि आपने आते ही क्या कर दिया था। ये मेरी फोटो पलट कर रख दी थी, जैसे मेरा पूरा जीवन ही पलट कर रख दिया हो। बताइए क्यों किया आपने ऐसा? क्यों उन गहराइयों में उतार दिया जहां आपके सिवा और कोई नहीं है? पद्मा, कृष्णा, मैं खुद नहीं जानती उनके बारे में क्या करूं। आज ऐसा लगता है जैसे वो मेरे प्यार के पगडंडी थे जिन्हें मैं पीछे छोड़ आई। आप मंजिल है जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ। पद्मा, पद्मा, ये कपड़े जाकर धोबी को दे। राजू साहब, शाम के नाश्ते में क्या बनाऊं? जो भी आपका मन करे भाभी। अरे कृष्णा भैया, आओ बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। हाँ, मैं जाती हूँ। बैठो कृष्णा। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। आई होप आपको यहाँ बेटर फील हो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। और पद्मा? पद्मा का उसी से पूछ लो। तुम ऐसे निकलोगे राजेश, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने क्या किया? लेकिन देखो, तुम चुप तो ऐसे हो
जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुमने चुप रहकर ही सब कुछ। मेरी क्या गलती? गलती गलती तुम्हारी इन बातों की जो लोगों को बेवकूफ बनाती। माना कि मैं तुम्हारी तरह इंटेलेक्चुअल नहीं, मेरे अंदर आग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा सब कुछ छीन लो। तुमने कांटे बोए हैं मेरे जीवन में, जहर घोला है। जहर, जानते हो क्या होता है जहर? ये जो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं, अगर मैं ये तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहां तुम्हारी जान बचाने आया था, ना कि जान देने। कितने मेहरबान हो कृष्णा तुम। मुझे इसी दवा की तो तलाश थी। मैं खुद तुम लोगों की जिंदगी से दूर चला जाना चाहता हूं। मुझे किसी का मोह नहीं। मैंने जिसे प्यार किया था वो आज मेरे पास नहीं है। लाओ, मुझे ऐसी चीजें दो। मैं एक डॉक्टर, और एक डॉक्टर का काम लोगों की जान बचाना होता है, ना कि जान लेना। काश कि आप समझ पाते कि मैं आपकी तरह महान नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी तरह इतना छोटा भी नहीं हूं कि किसी की जान ले। लेकिन कोई भी मेरे दर्द को नहीं समझ सकता। मैं समझता हूँ कृष्णा। कोई नहीं समझ सकता। मैं समझता हूँ। कोई नहीं समझ सकता। मैं समझता हूँ कृष्णा। कोई नहीं समझ सकता। मैं समझता हूँ। कोई नहीं समझ सकता। मैं समझता हूँ। मैं तो इतना मनहूस हूँ कि जहाँ जाता हूँ पूरा माहौल घुटन से भर जाता है। मौत में भी इतनी तकलीफ नहीं होती होगी, इतनी उलझन नहीं होती होगी जितनी जिंदगी को जीने में हो रही है। और जब मैं हर जगह से नीच साबित हो ही गया हूं तो मेरे जिंदा रहने का क्या मकसद? मुझे तो मर जाना चाहिए। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। कोई नहीं रोक सकता मुझे। 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 कोई नहीं। सारी गलती तुम्हारी है। मैंने पहले ही कहा था, चाहे बिजली गिर जाए, आसमान फट जाए, तुम लोग राजेश को अकेला मत छोड़ना। मगर मेरी सुनता ही कौन है? अरे तुम समझती भी हो, अगर राजेश को कुछ भी हो गया तो मैं जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा? कुछ पता लगा जीजा जी? कुछ नहीं। पुलिस में रिपोर्ट की, जाल छुड़वाया, मल्लाहों से भी पूछा, मगर कोई खबर। जाओ अंदर से पैसे निकाल कर दो। अब जब तक ढूंढूंगा नहीं तब तक वापस नहीं आऊंगा। कुछ खा तो लो, कल से आपने कुछ नहीं खाया। अरे खाओ तुम, मैं तो सिर्फ जहर खाऊंगा। भैया, अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? अंदर से पैसे लेकर आओ। भैया, राजेश जी के बारे में कुछ पता लगा? अभी तक तो कुछ नहीं कृष्ण, मगर मैं जा रहा हूं। पद्मा, पद्मा, घबराओ मत। तुम रो रही हो? तुम क्यों इतना रो रही हो? संभालो खुद को। मैं तो नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे हो,
मैं डोरेटो, छूना नहीं मुझे। नहीं आए थे ना उस दिन, तुम्हें लाए थे ना ये जहर, तुम्हें लाए थे ना। तुम्हें क्या हो गया पद्मा? देखो, ये सच है कि मुझे राजेश से दिक्कतें थी, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे और अपने लिए किया था। ये सच है कि मैं ये जहर लाया था, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। देखो पद्मा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मुझे एक चांस और दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो, मैं अभी दीदी को बुला सकती हूँ, अभी जाके पुलिस को बता सकती हूँ सब। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कृष्णा? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन तुमसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मार दिया तुमने उन्हें। शादी, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे इमोशंस और मेरा क्या? तुम्हें मेरा ख्याल एक बार भी नहीं नहीं आया। आया। अचानक से बाद में तुम्हारे सब कुछ हो गया। हाँ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पद्मा मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से कृष्णा, पद्मा चले मेरी बात, जाओ यहाँ से, वरना मैं दीदी को बुलाऊंगी। पद्मा मेरी बात, चले जाओ कृष्णा, पद्मा प्लीज मेरी बात सुनो। तुमने मार दिया उन्हें। शीला, शीला देखो, राजेश आ गए। कहाँ राजेश बाबू, आपने तो परेशान ही कर डाला हमें। अगर आज ना आते तो कल शायद ये मुझे तलाक दे देते। अरे यही सोच के तो आ रहे थे कि अब तक तो मैं तुम्हें तलाक दे भी चुका हूँ। ये थे कहाँ जीजा जी? अब इन्हीं से पूछ लो। शीला, तुम अंदर से कुछ खाने का लेके आओ। मैं आज की ट्रेन से ही वापस जाऊंगा। हाँ, मगर पहले डॉक्टर से सलाह तो ले ले। नहीं, मैं अब और नहीं रुक सकता यहाँ पे, एक दिन भी नहीं। अच्छा ठीक, मैं अब तुम्हें खुद भी नहीं रोकूंगा, मगर मैं तो कृष्णा से पूछा हूँ। पद्मा, तुम इनका सामान मान लो और उसमें कुछ पैसे भी दे। मैं अभी आता हूँ। कहाँ गए थे आप? सच में आपको किसी का ख्याल नहीं है ना? गए कहाँ थे आप? मैं गया था देवी के मंदिर मरने के लिए। तुम जानती हो मैं कितना उब गया था अपने आप से। मेरी जिंदगी एक हार थी मेरे लिए, और उस सभी के लिए हार बनती जा रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी मौत ही हर उलझन का इलाज है। तो उस वक्त न जाने कितनी ताकत आ गई। मैं देवी के मंदिर के पास गया। मैंने मन में सोचा था कि बहुत भयानक जगह होगी, लेकिन वो तो कितनी सुकून भरी जगह थी। कितनी खामोशी थी चारों ओर। ऐसा लग रहा था जैसे ये नदी इन पेड़ों की छांव में आकर सो गई है। मैं चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर में सूरज डूबने लगा। सैकड़ों सिंदूरी बादल
पानी में उतर आए और फूल की तरह धीरे धीरे बहने लगे। मैं चुपचाप उन्हें देख रहा था। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी तो कितनी सुंदर है, कितनी शांत है। जिंदगी को जीने के लिए आंखों में नया सूरज होना चाहिए पद्मा। लगा कि जैसे मन की सारी निराशा, सारा अंधेरा धुलता जा रहा है। लगा कि इंसान इतनी सारी तकलीफों और इतने दर्द के बावजूद इसलिए जिंदा है क्योंकि जीवन तो कितना सुंदर है। मैं फिर वापस आने लगा कि मैं हारूंगा नहीं, मरूंगा नहीं और अपने जीवन को सुंदर बनाऊंगा। जिंदगी बहुत सुंदर है और इंसान को बहुत काम करना है। मैं फिर वापस आने लगा तो मुझे शंकर मिल गए। तो अब आप जा क्यों रहे हैं? मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरी जगह वही है जहां मेरे सपने टूटे। मुझे वही प्यार बिखेरना है जहां मैंने जीवन का सत्य पाया है। अगर कोई नहीं मिलता तो अकेले, बिल्कुल अकेले चलूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। पद्मा, तुम भी मेरी बात को समझो, जीवन का सत्य पहचानो, उससे प्यार करो। मेरी एक बात मानोगी? कृष्णा को तुम्हारी जरूरत है। मैंने भी आज यही सीखा है और तुमसे भी यही कहूंगा कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिंदा रहो। तुमने उससे प्यार किया है, मुझसे नहीं। वो भले ही अपनी भावना को जाहिर ना कर पाता हो, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वो शीला, शीला, पद्मा, एक गिलास पानी लिया। कृष्णा नहीं आए मुझसे मिलने? वो अब नहीं आएंगे। क्यों? वो मुझसे नहीं मिलना चाहते? पद्मा समझ क्या, उन्होंने खुदकुशी कर ली। पद्मा, पद्मा, क्या हुआ इसे? कोई बताएगा क्या हुआ? पद्मा, क्या हुआ इसको? आरएम रंगमंडल पिछले एक दशक से अधिक
पूरे देश भर में अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए विख्यात है। कोई भी प्रस्तुति कलाकार जब मंच पर करता है, उसके अच्छे प्रदर्शन से जिस तरीके से दर्शक अभिभूत होते हैं, उसी प्रकार अगर अच्छे दर्शक मिल जाएं तो कलाकार भी अभिभूत होते हैं। आप लोग इतनी भारी संख्या पर यहाँ पर आए, आप सभी लोगों का आभार। और इन युवा कलाकारों ने इतनी मेहनत करी और एक प्रस्तुति आपके बीच प्रस्तुत की। कैसी है आपकी तालियां और आपकी धैर्यशीलता ने ये हम लोगों को बता दिया कुछ हद तक। बस 2 मिनट का समय और चाहेंगे। जिन कलाकारों ने इस मंच पर सहभागिता की है उनका परिचय हो जाए आप लोगों से। तो मैं कलाकारों से निवेदन करूंगा कि वो अपने क्रमवार तरीके से आएं। पद्मा की भूमिका में थी श्रेया सिंह, राजेश जी की भूमिका में थे शुभेंद्रु कुमार, कृष्णा की भूमिका यश अनुज मिश्रा जी ने की थी, शंकर की भूमिका अमृतेश श्रीवास्तव जी ने की थी, शीला की भूमिका में थी शालिनी मिश्रा जी। ये वो कलाकार हैं जो मंच पर थे आप लोगों के सम्मुख। अब हम उन कलाकारों को आमंत्रित करेंगे जिन लोगों की वजह से ये प्रस्तुति संपन्न हुई है, यानी कि मंच पर है। वस्त्र विन्यास अंकित तिवारी, अगर वो हो तो मंच पर आए। इस प्रस्तुति की रूप सज्जा की थी हर्षदा जी, प्लीज मंच पर आए। इस प्रस्तुति का पोस्टर डिजाइन किया था रविंद्र सिंह जी ने, प्रचार प्रसार किया था यश अनुज मिश्रा जी ने, फोटो चित्रण एवं वीडियोग्राफी की देवेश जी ने। अगर वो उपलब्ध हो तो मंच तक आ सकते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोलर नीलकांत तिवारी जी, आप अगर हो तो आज भी मंच पर आ जाएं। मंच परिकल्पना अर्पिता अग्रवाल, ऋतिक श्रीवास्तव, हर्षल राज जी की थी। इस प्रस्तुति में जो आप प्रकाश व्यवस्था देख रहे थे, इसका संयोजन श्री उमेश कुशवाहा जी ने किया था और संचालन ये प्रस्तुति आरंभ रंगमंडल प्रयागराज की थी। आरंभ रंगमंडल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 1 दशक से अधिक देश भर में अपनी प्रस्तुतियां कर रही हैं। इस प्रस्तुति को करने के लिए संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली ने सहयोग किया था। इस नाटक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती थे और इस पूरी प्रस्तुति की परिकल्पना एवं निर्देशन सुविख्यात रंगकर्मी हम लोगों की प्रिय रितिका अवस्थी जी ने किया था। और खूबसूरत म्यूजिक संचालन भी, इसमें जो संगीत बज रहा था बैकग्राउंड में, इसका संचालन भी रितिका जी ने किया। मैं बड़े अदब से रितिका जी को मंच पर बोलूंगा कि आप अपने कलाकारों के समक्ष आए। आप सबका आभार। रितिका जी आरंभ रंगमंडल प्रयागराज की सचिव भी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने सुधी दर्शकों का धन्यवाद करें। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आप सबकी उपस्थिति इतने जटिल, इस समय की जो परिस्थिति है, व्यवस्था है, उसमें हमने ये बहुत, मेरे धैर्य की सीमा टूट रही थी। और ये बहुत बड़ा सत्य है कि मैंने इतनी संख्या को भी नहीं सोचा था कि आप सब आ जाएंगे। और आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस बात को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है कि कला सिर्फ उसके दर्शकों
उसके रसिकों की वजह से जिंदा है, उसे देखने वाले जिंदा हैं, उसे समझने वाले जिंदा हैं, तो वो इस मंच से आपके सामने प्रस्तुत होती है। मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ और ये सत्य है कि हमें वाकई ये अपेक्षा नहीं थी कि इतनी संख्या भी आज जुट पाएगी, लेकिन हमारी प्रस्तुति तैयार थी, हमें उस प्रस्तुति को करना था, इसलिए हमने इसे प्लान किया और आप सब ने इसे आकर पूरा किया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी गणमान्य मेरे समक्ष बैठे हैं, सभी आप सभी ईश्वर स्वरूप हैं। हमारी आज की प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे बीच में वरिष्ठ छायाकार, रंगकर्मी, साहित्यकर्मी और साथ ही हमारे बड़े, जिनका आशीर्वाद, जिनके शब्द हमें मिलते हैं तो हम निरंतर ही प्रगति करते हैं। ये आशीर्वाद हमारा विश्वास है। कृपया आए सर, एक बार जोरदार तालियां और हमें 2 मिनट और दीजिए आप सब। श्री अजामिल व्यास जी। इतना तनाव रहा पिछले दिनों, ये अपने शहर में जो गतिविधियां चल रही थी उसके चलते घर से निकलने का साहस नहीं हुआ। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि रितिका का ये नाटक होने वाला है और इसके लेखक डॉक्टर विभा भारती हैं, तो फिर मैं अपने को रोक नहीं पाया। मैंने विकास जी से कहा कि विकास जी चलेंगे, चाहे जैसी हालत हो, हम लोग निकल करके धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहाँ तक। आप यकीन करें कि पिछले दिनों जो तनाव पैदा हुआ था वो यहाँ आकर के एकदम मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। इतनी सुंदर प्रस्तुति, डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रस्तुति, नाटक की प्रस्तुति, इनकी कहानियों की प्रस्तुति करना बहुत कठिन काम है। और उसकी सीधी वजह यह है कि डॉक्टर भारती अपनी कहानियों में, अपने नाटकों में जो कुछ कहते हैं उसके परे भी उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। जो संवाद मंच पर थे उसके पीछे बहुत कुछ कहा गया है, हमें उसे भी सोचना है और समझना है। मैं सारे कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा, पद्मा ने तो बहुत ही अच्छा किया, है ना। पद्मा की एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि इसकी आवाज़ इस प्रस्तुति के लिए बिल्कुल सूट कर रही थी। इसकी आवाज़ ने बहुत कुछ कह दिया। संवाद तो थे ही, इसकी आवाज़ ने बहुत कुछ हमसे कहा। ये जो कलाकार थे हमारे, इन कलाकारों ने भी बहुत अच्छा किया जो मेरी भूमिकाएं निभा रहे थे। आप पत्नी की भूमिका में आपने भी बहुत अच्छा किया। आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई। हम जानते हैं कि इसकी प्रस्तुतियाँ आगे भी आप लोग करेंगे और अभी ये प्रस्तुति और मांझी जाएगी, धीरे धीरे मंचती जाएगी। जितनी बार आप करेंगे इसे, हम इसका एक नया स्वरूप हर बार देखेंगे। तो आरंभ की प्रस्तुति आरंभ नहीं होती, शुभारंभ होती है। हमें एक संकेत ये देती है कि आगे और भी बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ आने वाली हैं। जितने दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं वो बहुत कीमती हीरे हैं। वो रंगमंच को प्यार करने वाले लोग हैं, वो रंगकर्मियों को प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये हम लोगों के लिए अतिरिक्त पुरस्कार होती है। रितिका के लिए ये तो खास तौर से ये अतिरिक्त पुरस्कार है कि इतने तनाव भरे माहौल में, शहर में जो कुछ चल रहा है उसके बावजूद इतने लोग यहाँ तक आ गए। इसका मतलब ये है कि रितिका को और आप सब लोगों को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग अभी भी हैं और आगे तो आप लोग और पैदा करेंगे। इतना अच्छा काम करेंगे तो आगे और भी बहुत सारे लोग सामने आएंगे। जिस नाटक में अतुल यदुवंशी आकर बैठ जाए तो एक भरोसा आता है उनके साथ। अतुल यदुवंशी अकेले नहीं आते, वो एक ऐसे रंगकर्मी है जो अपने साथ ढेर सारा भरोसा लेकर के आते हैं। सारे रंगकर्मियों के साथ वो भरोसा मिलता है।
वो भरोसा आज भी हमारे साथ रहा, सामने मंच पर बैठे रहे वो, और निश्चय ही उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही कीमती प्रतिक्रिया होगी अगर हम लोग उसे सुनना चाहेंगे तो। रितिका जी को बहुत बहुत बधाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। श्री अतुल यदुवंशी जी, मैं आपको बुलाती हूँ, आप आए और अपने आज के अनुभव से हमें साझा करें। कृपया मंच पर आए। आरंभ की ये प्रस्तुति एक ऐसे वक्त में हो रही है, नदी प्यासी थी कि नहीं ये नहीं मालूम है, संगम में डुबकी लगाने की प्यास सबको थी, पूरी कायनात। कोई जा रहा था संगम में डुबकी लगाने के लिए और उसी समय कुछ दर्शक चले आ रहे थे अपने संगम में डुबकी लगाने के लिए। ये जो नदी थी शायद ये एक समय के बड़े अंतराल को प्रतिबिंबित करती हुई एक रेखा थी जो समय के अनुरूप बहुत सी चीजें लेती है और देती भी है। कहीं पे जिंदगी जीत रही थी और कहीं जिंदगी हार रही थी। असल जो है वो धर्मवीर भारती जी की लेखनी है। समय से मुठभेड़ भी कर रहा था लेखक कि बकरा क्यों मरेगा, ये रूढ़िवादिता, ये अंधविश्वास क्यों। और वहीं पर प्रेम, वो बॉटल्ड एग्रेशंस शुभेंदु ने जो दिखलाया, बीच बीच में तो मुझे नाटक की गति तेज लग रही थी। मुझे लग रहा था कि इसमें और सन्नाटे क्यों नहीं है। और ये जो बैठे हैं लोग, ये अपनी कहानियों से उसको भर दें, उस गैप को। कलाकार सभी होते हैं, सभी ने जम करके मेहनत करी और सबसे खूबसूरत कोई पोर्शन था तो वो था कहानी का चयन, दूसरा संगीत का चयन। बहुत ही ठहराव था। और रितिका केवल मित्र नहीं है, बहुत कम समय में प्रयाग के रंगमंच पर एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में वो अंकित है और वो आने वाले समय में याद करी जाएगी, वो इतिहास में दर्ज हो रही है। जहाँ पर गुरुतुल्य अजामिल जी हों, जहाँ पे तमाम मित्रगण हों, जहाँ पर चकवान जैसे सुधी फोटोग्राफर हों कि एक एक फ्रेम उनका उस कहानी से ज़्यादा बोलता है। और आप सभी कलाकारों को हृदय से शुभकामनाएं। ये प्रस्तुति आगे जानी चाहिए और आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और ये जो समय के अंतराल पे अंकित जिंदगी की जीत और हार है, ये आपके हाथ में राइटर ने दे दिया है, आप किसे चुनते हैं। तमाम विषम परिस्थितियां हो सकती हैं, बहुत गरल है, पीना भी पड़ेगा और जीना भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। आज की विषम परिस्थितियों में आपका यहाँ आना हमारे लिए सच में बेहद सुंदर और अनूठा अनुभव है। और इसी के साथ साथ हम आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।